हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम की लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्परेचर और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम इन कॉन्टेक्ट विद हीट रिजर्वियर। सिस्टम इन कॉन्टेक्ट विथ हीट रिजर्वियर। अब देखो ये रिजर्वियर जो है ना, इसका मतलब क्या होता है आपको पता है। जैसे पानी वगैरह को भी रिजर्व करने के लिए रिजर्वियर बनाए जाते हैं डैम्स वगैरह पे, सेम वही चीज़ है यहाँ पे। हीट रिजर्वियर जो है, जो ऐसा एक सिस्टम या कोई ऐसी चीज़ जिसमें हीट को स्टोर करके रखा जाता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है। जैसे कि अपन लोग बात कर सकते हैं जनरली एक समुद्र की और एक बाल्टी के पानी की। समुद्र का पानी इतना ज़्यादा होगा कि उसमें आप 1-2 बाल्टी पानी डाल भी दोगे या उससे निकाल भी लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे। अभी तक अपन जितनी भी थर्मोडायनेमिक्स की चीज़ें पढ़ रहे थे, वहाँ पे 2 सिस्टम लेकर चल रहे थे, लगभग दोनों एक जैसे हुआ करते थे ताकि एक का दूसरे पर इफेक्ट पड़ता था। पर अब 2 सिस्टम में से एक तो सिस्टम लेंगे ही लेंगे जैसे पानी की बाल्टी, और एक जो है वो हीट रिजर्वियर लेंगे जैसे समुद्र। तो क्या होगा कि जो समुद्र होगा यानी जो हीट रिजर्वियर होगा वो तो ज़्यादा होगा, और उसके रिस्पेक्ट में, उसकी तुलना देखी जाए, उसके कंपैरिजन में वो जो सिस्टम होगा छोटा वाला, वो नगण्य होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो उस तरह से हमें काम करना है। लेट अस सपोज अ सिस्टम ए, एक सिस्टम हमने सपोज किया है, वो है ए is in contact with a heat reservoir। is in contact with a heat reservoir। और हीट रिजर्वियर का नाम दिया है इन्होंने ए डैश। पहले 2 सिस्टम हुआ करते थे, ए डैश। अब ए डैश जो है वो हीट रिजर्वियर है जिसकी तुलना में, जिसके कंपैरिजन में जो ए सिस्टम है वो बहुत छोटा है। देयर कंबाइंड सिस्टम इज ए स्टार। उनका जो दोनों को मिला के जो कंबाइंड सिस्टम बना है, देयर कंबाइंड सिस्टम is A star with energy E star। उस कंबाइंड सिस्टम का नाम है ए स्टार और उसकी एनर्जी है ई स्टार। ए स्टार इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ए स्टार एक ऐसा सिस्टम है जिससे ना हीट ली जा सकती है ना दी जा सकती है, आइसोलेटेड सिस्टम है। सो द एनर्जी ई स्टार विल बी कांस्टेंट। सो द एनर्जी ई स्टार किसकी एनर्जी है? कंबाइंड सिस्टम की। वो सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड, ना हीट देगा ना वापस लेगा। सो द एनर्जी ई स्टार कैसी होगी? वो बदलेगी नहीं, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। विल ऑल्सो बी कांस्टेंट। So the energy of A dash will be A डैश की एनर्जी क्या होगी? देखिए, टोटल एनर्जी है ई स्टार, ए सिस्टम की एनर्जी ई आई और हीट रिजर्वियर की एनर्जी ई डैश। तो ए डैश सिस्टम जो है उसकी एनर्जी ई डैश क्या होगी? ई स्टार माइनस ई आई। यहाँ पे ई डैश जो है वो तो हीट रिजर्वियर जो है उसकी एनर्जी है, और ई स्टार जो है वो कंबाइंड सिस्टम की एनर्जी है, और ई आई जो है वो सिस्टम ए की एनर्जी है पर किसी ना किसी फिक्स स्टेट में। कौन सी स्टेट में? आई स्टेट में। यहाँ तक पहले नोट करो।
यहाँ लिख लेना, वेयर EI is the energy of ith मतलब IV, where EI is the energy of ith state of system A. Where EI is the energy of ith state of system A. सिस्टम ए में कोई आई स्टेट होगी, उसकी एनर्जी है ये। आगे लिखेंगे, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इसी से आगे की चीज़ें पार्टीशन फंक्शन, मीन एनर्जी, एंथैल्पी, उन सब की वैल्यूज निकलने वाली हैं। आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, द सिस्टम ए इज इन the system A is in a specific state I। काफ़ी सारी स्टेट्स होंगी पर हम लोग किसी स्पेसिफिक स्टेट की बात कर रहे हैं। द सिस्टम A is in a specific state I की बात कर रहे हैं, तभी तो EI कर रहे हैं। So the number of accessible microstates microstate of system A star will be equal to the accessible microstates of A। A डैश, इसका मतलब समझ रहे हो कि जो सिस्टम A है वो किसी स्पेसिफिक स्टेट में है I में। द नंबर ऑफ असेसिबल माइक्रोस्टेट ऑफ A स्टार विल बी इक्वल टू द असेसिबल माइक्रोस्टेट्स ऑफ A डैश। इसका मतलब क्या है, देखिए कि A एक सिस्टम था और A डैश एक सिस्टम था, दोनों को कंबाइन करके A स्टार बना दिया, जहाँ A का तो बहुत छोटा सा पार्ट है क्योंकि A डैश जो है वो क्या है, हीट रिजर्वियर है। इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत छोटा है, इसीलिए अगर अपन इस पूरे सिस्टम की बात करें तो हमें इसको नेग्लेक्ट करके सिर्फ इसको पढ़ना है। इसीलिए ए स्टार की एसेसिबल स्टेट्स वही होंगी जो ए डैश की होंगी। ए को तो हम लोग क्या मानकर चल लेंगे, नेग्लेक्ट करके चल लेंगे, नेग्लेजिबल मान लेंगे। आगे लिखेंगे, दैट इज द नंबर ऑफ accessible energy states for A star will be अब A स्टार के A डैश के बराबर ही है तो उसके एसेसिबल स्टेट्स क्या होंगी, ओमेगा डैश ई डैश, पहले से पढ़ते आ रहे हो, वही A स्टार की हो जाएगी। यहाँ तक नोट करो।
आगे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द इक्वल ए प्रायोरी कॉन्सेप्ट ये भी बता चुके हैं पहले कि किसी भी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अकॉर्डिंग टू द इक्वल अप्रायोरी कॉन्सेप्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम ए स्टार द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम ए स्टार, जो कि कौन सा है, कंबाइंड सिस्टम है, इन एनी ऑफ द पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स इन एनी ऑफ द पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स, मतलब जो कंबाइंड सिस्टम है उसके किसी भी एनर्जी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी स्टेट इज सेम। ये वही चीज़ है जैसे कि कोई कॉइन है, कोई सिक्का है, उस पर हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, इक्वल होती है। तो उसके हर स्टेट में, मान लो 5 स्टेट्स हैं, 5 एनर्जी स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 होगी, यानी इक्वल होगी। तो ये होता है इक्वल अप्रायोरी कॉन्सेप्ट इज सेम। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding the system A in ith state will be, अपन शुरू में क्या बोल रहे हैं, कि जो A है वो I स्टेट में मिल रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो हम लोग निकालेंगे यहाँ से, विल बी। आगे करते हैं, इसको यहाँ तक नोट करो। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम A इन ith स्टेट विल बी। अब इसकी बात करते हैं। इससे आगे का रब करते हैं, आगे का लिखते हैं इसको। क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इन ith स्टेट PI प्रोपोर्शनल होगा किसके, ओमेगा डैश ई डैश के, क्योंकि A की प्रोबेबिलिटी हमें इससे डिनोट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो हीट रिजर्वियर है, सबसे बड़ा है, बाकी की चीज़ों को उसके आगे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ PI जो है, अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दे, C डैश आ जाएगा, ओमेगा डैश ई डैश। इक्वेशन लो इसको 1। Here C dash is the proportionality constant is a proportionality constant which does not depend on the
which does not depend on the state of the system. सी डैश क्या है यहाँ पे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि किसी भी सिस्टम के कौन से स्टेट में वो मिल रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है. सो पी आई इक्वल्स टू, पी आई है यहाँ पे ना, ये डैश ऐसा लग रहा होगा आपको, पी आई इक्वल्स टू सी डैश ओमेगा डैश ई डैश की जगह यहाँ पर क्या आएगा? ई स्टार माइनस ई आई. ये वाली चीज़ याद हो तो आपने शुरू में कराई थी अभी अपन ने कि जो ई स्टार की वैल्यू थी वो ई आई प्लस ई डैश के बराबर थी. यहाँ से ई डैश की वैल्यू निकाल ली थी तो ई स्टार माइनस ई आई आई थी. पी आई इज इक्वल्स टू सी डैश ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई. समीकरण 2. अब इसको सॉल्व करने के लिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन काम में लेंगे. ये मैथ्स का है पार्ट. यूजिंग टेलर्स सीरीज एक्सपेंशन. अब इसके लिए देखो हमें इस पर टेलर सीरीज एक्सपेंशन लगाना है, पर उससे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है. एफ जेड की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी? किसी पॉइंट ए पर एफ पहले तो लिखना पड़ेगा, एफ ए फंक्शन को पहले ए से सेटिस्फाई कराना पड़ेगा. देन जेड माइनस ए एफ डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 1, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं तो फिर प्लस स्क्वायर लगाएंगे तो z माइनस ए का स्क्वायर, फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका अपॉन में फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन. इस तरह से हमें फॉर्मूला पुट करना है. इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे. यहाँ तक नोट कर लो पहले अच्छे से, उसके बाद का आगे का करते हैं. अब टेलर सीरीज एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं. इससे इक्वेशन 2 में वैल्यू रखनी पड़ेगी. हम लोग शुरू करेंगे, देखिए अभी किस तरह से. देखिए हम लोग टेलर सीरीज एक्सपेंशन का यूज़ करेंगे लॉग ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई. आप सोचोगे लॉग कहाँ से आ गया? इसे सॉल्व करने के लिए देखिए अभी इससे ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई की वैल्यू निकालेंगे लॉग को हटा के, जो कि इक्वेशन 2 में ज़रूरी है. तो इसको हमें किस पॉइंट पर निकालना है? ई स्टार माइनस ई आई है तो इसे ई स्टार के लिए निकालेंगे अब इसको. तो सबसे पहला काम होगा इसमें फंक्शन को यहाँ से स्टार्ट करना, लॉग को सेटिस्फाई कराया, सॉरी ओमेगा डैश भी तो आएगा, लॉग ओमेगा डैश ई स्टार पहले इससे सेटिस्फाई करवाया, फिर प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा. फिर फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? ई डैश के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ओमेगा डैश है. यहाँ पर क्या लेंगे अपन? लॉग ओमेगा डैश ई स्टार और यहाँ पर आएगा ई आई. फिर अगले में करेंगे तो डबल डेरिवेटिव, फिर लॉग ओमेगा डैश ई स्टार का स्क्वायर और ई आई का स्क्वायर. नहीं, डबल डेरिवेटिव पहले में प्लस फिर माइनस फिर अगले में प्लस आएगा. यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगले में सेकंड डेरिवेटिव आएगा और अगले वाले में ई आई का स्क्वायर हो जाएगा. अब ऐसे तो आगे टर्म्स चलती जाएंगी. हमें सिर्फ 2 टर्म्स से मतलब है. यहाँ तक लिख देना चाहे नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स.
नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। तो आप क्या करेंगे, यहाँ तक नोट करो। इनमें बस थोड़ी सी गलतियाँ मत करना, अगर इसमें गलती हुई ना तो दिक्कत आ जाएगी। अब देखो, इसको तो ऐसा कैसा रखेंगे, ये भी ऐसा कैसा रहेगा, माइनस। इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, बीटा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। बीटा की वैल्यू याद हो तो बीटा इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल ई लॉग ओमेगा ई होता था। अगर डैश में रहता था तो वो भी बीटा डैश होता था, पर हम लोग के यहाँ पे बीटा और बीटा डैश को डिस्टिंग्विश थोड़ी कर रहे हैं, है तो बीटा ही ना, टेम्परेचर की टर्म है, तो इसको लिखेंगे बीटा। और यहाँ पे क्या बचा, ई आई। बाकी सब तो टर्म्स हम ले ही नहीं रहे, नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, तो ये आ जाएगा। ई स्टार को यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना। अगर दोनों तरफ एंटी लॉग लें तो यहाँ पे तो ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई, यहाँ पे लॉग हट जाएगा, ओमेगा डैश ई स्टार, इस पर एंटी लॉग लेंगे तो ई की पावर माइनस बीटा ई आई। इतना तो आता ही होगा आपको। एंटी लॉग लेने पर ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई इक्वल्स टू ओमेगा डैश ई स्टार ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ये है इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में यूज़ करेंगे। पहले यहाँ तक कर लो। Using equation 3 in equation 2, P क्या थी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी थी, पी आई इज इक्वल्स टू क्या था, सी डैश ओमेगा डैश ई स्टार माइनस ई आई था, उसकी जगह ये वैल्यू रखेंगे। तो पी आई इज इक्वल्स टू सी डैश ओमेगा डैश ई स्टार ई की पावर माइनस बीटा ई आई। इक्वेशन 4 है हमारे पास, ये चीज़ आई यहाँ से। एक काम और करेंगे यहाँ पे कि जो सी डैश और ये वाली चीज़ क्या होता है कि जब वो सिस्टम जो है आइसोलेटेड है, कौन सा कंबाइंड सिस्टम आइसोलेटेड है, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से पी आई इज इक्वल्स टू इन दोनों को मिला के कांस्टेंट लगा देंगे, नया सी ई की पावर माइनस बीटा ई आई। यहाँ तक नोट करो, इसको दे देना इक्वेशन 4। पी आई इज इक्वल्स टू सी ई की पावर माइनस बीटा ई आई। यहाँ पे लिख देना C के बारे में, हेयर C इज इक्वल्स टू C डैश ओमेगा डैश E स्टार is a constant which does not depend on the state of the system. State of the system, सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है। मेन पार्ट है अपना इक्वेशन 4 का, उसे ही क्या क्या बोलेंगे वो लिखेंगे हम लोग। पहले यहाँ तक नोट कर लो आप लोग।
इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट्स द, जो इक्वेशन 4 थी ना हमारे पास, कौन सी, सी की पावर माइनस बीटा ई आई, ये थी अपनी इक्वेशन 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट्स द equation 4 represents the probability of finding the system equation 4 represents the probability of finding the system A star in ith state, क्योंकि हम लोग PI लिख रहे थे यहाँ पे, I स्टेट में पाए जाने की, मिलने की प्रोबेबिलिटी थी। इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम A स्टार इन ith स्टेट। पहली चीज कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे लिखेंगे this result is the fundamental result of statistical mechanics. This result is the fundamental result of statistical mechanics. Statistical mechanics ये अपनी थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिक्स है, उसका सबसे मेन रिजल्ट है ये, क्योंकि इससे अभी पार्टीशन फंक्शन पढ़ने वाले हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट। इक्वेशन 4 इज ऑल्सो नोन एज Equation 4 is also known as probability distribution function और canonical distribution function। यानी जो इक्वेशन 4 हमारा जो रिजल्ट था, ये हमने बता दिया कि प्रोबेबिलिटी होती है ith स्टेट में मिलने के लिए, बट इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं और कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो इस तरह से भी बन के आ सकता है कि सिस्टम और द कॉन्टेक्ट ऑफ सिस्टम विद हीट रिजर्वियर के बारे में बताओ, या तो ऐसे आ जाएगा, या कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है उसे डिराइव करो, उसके बारे में आ सकता है। The exponential factor e की पावर माइनस बीटा ई आई था ना इसमें इक्वेशन 4 में, e की पावर माइनस बीटा, सी तो कांस्टेंट था, पी आई प्रोबेबिलिटी पता चल गई, e की पावर माइनस बीटा ई आई। द एक्सपोनेंशियल फैक्टर e की पावर माइनस बीटा ई आई इज नोन एज बोल्ट्जमैन फैक्टर, इज known as Boltzmann। The exponential factor e की पावर माइनस बीटा ई आई इज नोन एज बोल्ट्जमैन फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, e की पावर माइनस बीटा ई आई को बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं, और इस रिलेशन को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन या कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। e की पावर माइनस बीटा ई आई जो है उसको बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं। तो ये हमारा टॉपिक अभी यहाँ पे कंप्लीट तो वैसे हो गया है, लेकिन इसका थोड़ा सा पार्ट अभी आगे अपन को करना है कि जो पी आई है उसका ये वाली वैल्यू तो हम लोग काम में लेते ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर अपन को कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूछ लिया तो ठीक है,
लेकिन अभी इससे आगे भी है जिसके थ्रू हमें आगे पार्टीशन फंक्शन वगैरह करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।